तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग साइंस टेक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, ये जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है इसका अलग अलग फील्ड में इसका एप्लीकेशन क्या है उसी का ही हम लोग कीवर्ड जानेंगे। अगर हम लोग सिलेबस में देखें तो आपका साइंस टेक के सिलेबस के अंतर्गत जो बायोटेक्नोलॉजी है यानी कि जैव प्रौद्योगिकी है उसका एप्लीकेशन यानी कि उसका जो यूजेस है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोग पढ़ना है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी का जंतुओं के नस्ल में सुधार इसके संबंध में पढ़ना है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी का दवा के क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग पढ़ना है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी का खाद्य तकनीक में यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में या फिर जो आपका फूड टेक्नोलॉजी है इसमें इसका क्या यूज होता है वो जानना है। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोगों को जैव प्रौद्योगिकी का वातावरणीय संरक्षण में इसका जो है वो योगदान को पढ़ना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी का एग्रीकल्चर के फील्ड में, एनिमल ब्रीडिंग के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में, फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, इसके अलावा वातावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोगों को पढ़ना है। और इसी में ही हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आपका कि ये जो आप जैव तकनीक का यूज कर रहे हो यानी कि जैव तकनीक हस्तक्षेपों के संभावित प्रभाव यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद इससे क्या प्रभाव मिलता है इसका वो भी हम लोगों को जानना पड़ेगा, यानी कि इसके पूरे डिमेरिट्स और मेरिट्स सभी को जानना है। अगर हम लोग इसके कीवर्ड में देखें तो हम सभी को पहला कीवर्ड देखने को मिलता है कि कृषि क्षेत्र में जो आपका जैव प्रौद्योगिकी है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है इसका क्या उपयोग है। तो कृषि के फील्ड में देखिएगा बहुत सारा इसका उपयोग है। जैसे कि पहला हम लोग देखें तो आपका हो जाएगा जीएम फसल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इसको कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा बीटी कपास या बीटी कॉटन। इसके अलावा कीट प्रतिरोधी फसलें, इसके अलावा इसका जो है वो इससे अधिक उत्पादन होता है। तो जीएम फसलों के अंतर्गत बीटी कपास इसको शामिल किया जा रहा है। बीटी कॉटन मतलब कि कीट प्रतिरोधी जो फसल है इसको भी शामिल किया जा रहा है और इससे क्या होता है अधिक उत्पादन होता है। इसी में हम लोग देखें तो पहला आपका जीएम फसल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तक संवर्धन जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो आपके रोग मुक्त हो जाते हैं, कम समय में ये अधिक पौधे जनरेट करते हैं। और इससे देखिए कि आपका केला, आलू, गन्ना इत्यादि के उत्पादन में बहुत ही अधिक मतलब वृद्धि होती है। ये आपका उत्तक संवर्धन कहलाता है। ये हम लोग सभी एक एक करके डिटेल से देखेंगे आगे चल के। अभी केवल हम लोग इसके बारे में देख ले रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है इसका यूज़ किस किस फील्ड में है। जैसे कि आपका उत्तक संवर्धन में इसका उपयोग है। इसके अलावा इसका देखिए कि आपका जीएम फसल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तीसरा आपका है बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में इसका यूज होता है। जैसे कि आपका है इसी में आपका राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, इसके अलावा आपका एजोस, फ्रीलियम और इसके अलावा आपका मिट्टी की ये सभी उर्वरता को यानी कि फर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं। इसके अलावा चौथा इसका कीवर्ड है जैव कीटनाशक यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स। तो बायोपेस्टिसाइड के अंतर्गत किसको शामिल किया जा रहा है। तो बायोपेस्टिसाइड के अंतर्गत हम लोग बीटी की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस थुरिंगजेनेसिस। तो बैसिलस थुरिंगजेनेसिस। इसके अलावा इसी में हम लोग जो है शामिल करते हैं ट्राइकोडर्मा को भी शामिल करते हैं। और ये सभी जो है वो आपका रासायनिक कीटनाशकों का एक तरह से विकल्प है। ठीक है। पांचवा जो है आपका कीवर्ड हो जाएगा आपका आणविक प्रजनन यानी कि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, जिसमें हम लोग उच्च उपज वाली किस्मों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये आपका रोग प्रतिरोधक किस्में की ये प्रकार होते हैं। छठा जो है आपका कीवर्ड है कृषि क्षेत्र में वो है आपका जीन संपादन यानी कि जीन एडिटिंग करना। जैसे कि आपका क्रिस्पर केस नाइन तकनीक का यूज़ करते हो, इससे जो फसलों का जो गुण है उसमें सुधार किया जाता है। इसके अलावा आपका पोषण संवर्धित फसल यानी कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका ये गोल्डन राइस हो गया, पोषक तत्वों की इसमें मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप पाइएगा कि कृषि के क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग बहुत तरह से होता है। जैसे कि जीएम फसल के रूप में, इसके अलावा उत्तक संवर्धन के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में, जैव कीटनाशक के रूप में, फिर आपका होता है आणविक प्रजनन के रूप में, जीन संपादन के रूप में, पोषण संवर्धित फसलों के रूप में,
ये सभी जो है वो आपका कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो यूज है। और इन्हीं सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके डिटेल से जानना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में क्या यूज है। फिर जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी का आपका फार्मास्यूटिकल्स यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका क्या यूज है, फूड प्रोसेसिंग में यानी कि खाद्य प्रसंस्करण में इसका यूज क्या है, वातावरण का सुरक्षा में यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में इसका यूज क्या है। तो इसी तरह करके हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी कि हेल्थ के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग कैसे कैसे है। तो पहला हम लोग वैक्सीन का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, कोविड-19 का वैक्सीन हो गया, पोलियो का वैक्सीन हो गया, ये हो गया। तो पहला हो जाएगा आपका कीवर्ड वैक्सीन का निर्माण। दूसरा हो जाएगा आपका औषधियों का निर्माण यानी कि मेडिसिन का निर्माण, जैसे कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरोन इत्यादि। इसके अलावा तीसरा जो है वो कीवर्ड है आपका रोग निदान यानी कि डिजीज डायग्नोसिस, जैसे कि आपका इसमें PCR तकनीक का यूज होता है, इलिसा परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, DNA परीक्षण होता है। चौथा है आपका कीवर्ड है जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी, जिसमें आपका आनुवांशिक रोगों का उपचार होता है, दोषपूर्ण जितना भी जीन होता है उसको रिफॉर्म यानी कि उसको सुधार किया जाता है। पांचवा इसमें है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का यूज स्टेम सेल चिकित्सा यानी कि स्टेम सेल थेरेपी। इसमें जो भी आपका क्षतिग्रस्त ऊतक होता है, टिश्यू होता है, उसको मरम्मत किया जाता है और साथ ही साथ नई कोशिकाओं का भी निर्माण किया जाता है। छठा आपका हो जाएगा आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या बोले हम? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपके कैंसर के उपचार में होता है। इसके अलावा आपका ऑटो इम्यून जो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है, उसको ये बढ़ाता है, यानी कि ऑटो इम्यून रोगों के उपचार में इसका यूज होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। सातवां है आपका ऊतक अभियांत्रिकी यानी कि टिश्यू इंजीनियरिंग। इसमें आपका कृत्रिम त्वचा बनाया जाता है यानी कि आर्टिफिशियल टिश्यू बनाया जाता है। इसके अलावा जो भी ऊतक है उन सभी ऊतकों का पुनर्निर्माण यानी कि उनको फिर से निर्माण किया जाता है जो खराब हो गए हैं उन लोग का। तो ये सभी जो है वो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग है। ऊतक अभियांत्रिकी में अभी आपका हो गया है। इसके अलावा आपका व्यक्तिगत चिकित्सा में भी इसका अनुप्रयोग है यानी कि पर्सनलाइज मेडिसिन में, जैसे कि व्यक्ति के जीन के अनुसार इसमें उपचार होता है। इसके अलावा ये आपका अधिक प्रभावी दवा का जो चयन है, मेडिसिन का जो सिलेक्शन है, इसको भी ये सुनिश्चित करता है। तो ये सब याद रखिएगा। तो अगर आपको जब भी चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का यूज लिखना होगा तो उसमें आप वैक्सीन निर्माण, औषधि निर्माण, रोग निदान, जीन चिकित्सा, स्टेम सेल चिकित्सा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ऊतक अभियांत्रिकी, व्यक्तिगत चिकित्सा, इन सभी का जो है वो आप यूज कीजिएगा। समझे बात को? जी हाँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जंतुओं के नस्ल में सुधार यानी कि एनिमल जो ब्रीडिंग होता है उसमें जैव प्रौद्योगिकी का यूज कैसे होता है। जैसे कि पहला पॉइंट हो जाएगा आपका कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका श्रेष्ठ नर पशु का जो वीर्य है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें आपका उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल का जो है वो विकास किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आपका भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक यानी कि इम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं ETT। इसके माध्यम से क्या होता है? तो उत्कृष्ट नस्ल के पशुओं की संख्या को बढ़ाया जाता है और कम समय में अधिक से अधिक संतति को प्राप्त किया जाता है। तीसरा आपका तकनीक है एनिमल ब्रीडिंग के अंतर्गत इन विट्रो निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजन यानी कि IVF का कॉन्सेप्ट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला में निषेचन करके यानी कि फर्टिलाइजेशन करके बेहतर नस्ल जो है वो विकसित करना है। चौथा आपका कॉन्सेप्ट है आपका क्लोनिंग का, और क्लोनिंग में बोला जा रहा है कि श्रेष्ठ पशुओं की प्रतिकृति यानी कि उसका फोटोकॉपी बनाना। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा डॉली। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है एनिमल ब्रीडिंग में पांचवा, वो हो जाएगा आपका अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें बोला जा रहा है कि जो भी वांछित गुण है, वांछित गुणों वाले पशुओं का क्या करना है? विकास करना है और साथ ही साथ अधिक दूध, मांस या फिर रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है। छठा आपका पॉइंट हो जाएगा जीन संपादन यानी कि जीन एडिटिंग, जिसको हम बोलते हैं CRISPR-Cas9। ये तकनीक का यूज होता है जिसमें आपका विशिष्ट गुणों में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधी पशुओं का जो है वो विकास किया जाता है। और सातवां कीवर्ड हो जाएगा आपका आणविक मार्कर तकनीक, जिसको हम बोलते हैं मार्कर असिस्टेड सेलेक्शन।
इसमें क्या होता है कि श्रेष्ठ जीन वाले पशुओं की जो है वो पहचान की जाती है और साथ ही साथ नस्ल सुधार की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाई जाती है। तो ये आपका एनिमल जो ब्रीडिंग है इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज यहाँ तक देखेंगे। ये सभी आपका कीवर्ड है, इन्हीं कीवर्ड्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो है वो 4-5 पेज का जो है वो आंसर तैयार होगा। फिर हम लोगों को खाद्य तकनीक में यानी कि फूड टेक्नोलॉजी में भी जैव प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग है उसको देखना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका किण्वित खाद्य पदार्थ है, किण्वित खाद्य पदार्थ इनका उत्पादन किया जाता है, यानी कि फर्मेंटेड फूड्स का जो है वो उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कि दूध है, दही है, बटर है, ब्रेड है, इडली है, डोसा है, ये सभी आपका क्या है, फर्मेंटेड फूड्स है ना, किण्वित पदार्थ है ना। इसके अलावा आपका देखिएगा कि खाद्य सुरक्षा में यानी कि खाद्य तकनीक में ही पोषण संवर्धित खाद्य पदार्थ का भी यूज किया जाता है, यानी कि बायोफोर्टिफाइड फूड्स, क्या बोले हैं, बायोफोर्टिफाइड फूड्स यानी कि पोषण संवर्धित खाद्य पदार्थ का भी यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग गोल्डन राइस और विटामिन और खनिज युक्त पदार्थ की कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके अलावा खाद्य आपका संरक्षण का भी तकनीक यूज किया जाता है, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन का, आपका फूड प्रिजर्वेशन का। इसमें आपका खाद्य पदार्थों की जो सेल्फ लाइफ है इसको बढ़ाना है और इसमें आपका सूक्ष्म जीवों जितने भी हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट करना है। चौथा हो जाएगा आपका एंजाइमों का प्रयोग करना, यानी कि यूज ऑफ एंजाइम्स, जिससे कि आपका पनीर का निर्माण किया जाएगा, फलों के रस का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग किया जाएगा, बेकरी उद्योग में इसका जो है वो यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका पांचवा जो है वो मतलब कि खाद्य तकनीक में जो बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो आपका है पांचवा, एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि SCP का कॉन्सेप्ट। इसमें आपका ईस्ट, शैवाल आदि से प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। छठा है आपका है प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ, क्या बोलते हैं हम, प्रोबायोटिक फूड्स, जिसमें आपका दही, योगार्ट, स्वास्थ्य वर्धक पेय पदार्थ ये सभी शामिल होते हैं। सातवां इसमें तकनीक क्या है कि खाद्य गुणवत्ता और जो आपका सुरक्षा परीक्षण है इसमें वृद्धि करना। कैसे किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों में रोग जनकों की पहचान करके और गुणवत्ता को कंट्रोल करके, तो जो भी आपका खाद्य जो गुणवत्ता है और जो सुरक्षा है इसका जांच करता है, परीक्षण किया जाता है। इस तकनीक से भी आपको जो है वो ये किया जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गए हैं। तो अभी तक हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज किस में देखें, एग्रीकल्चर के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि चिकित्सा के फील्ड में, फिर हम लोग देखें इसके बारे में क्या बोलते हैं इसको, खाद्य तकनीक यानी कि फूड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इसका जो है वो अनुप्रयोग देखें। तो अभी तक हम लोग 3 ठो देखे हैं। चौथा है आपका है पर्यावरण संरक्षण में यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या अनुप्रयोग है। जैसे कि आपका है पहला जैव उपचार या जैव उपचार, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन इसको बोलते हैं जैव उपचार, ये तकनीक है। इसमें सूक्ष्मजीवों के द्वारा प्रदूषकों को निस्तारण किया जाता है। इससे आपका बोला जा रहा है कि इसमें आपका तेल, रिसा और विषैले अपशिष्टों की सफाई की जाती है। दूसरा आपका अनुप्रयोग है कि आपका अपशिष्ट जल शोधन करते हैं यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें आपका सीवेज और गंदे पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, जल प्रदूषण में कमी होती है इससे। तीसरा बोला जा रहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी प्रक्रिया होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें आपका जैविक कचरे का अपघटन यानी कि उसका डिकम्पोजिशन करवाया जाता है, साथ ही साथ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण किया जाता है। फिर चौथा जाएगा आपका जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स, ये आपका कृषि में भी जाएगा और ये आपका वातावरण तकनीक में भी आ जाएगा, वातावरण संरक्षण में भी आ जाएगा। जैव उर्वरक के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों पर जो है निर्भरता को कम किया जाता है और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखता है ये। इसके अलावा जैव कीटनाशक आपका आ जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि जैव कीटनाशक जो है यानी कि बायो पेस्टिसाइड्स, इसमें बोला जा रहा है कि रासायनिक कीटनाशकों का ये एक तरह से विकल्प है यानी कि ऑप्शन है। रासायनिक कीटनाशकों के अलावा आप जैव कीटनाशक का भी यूज कर सकते हो और ये आपका पर्यावरण अनुकूल कृषि कहलाएगा। इसके अलावा छठा आपका अनुप्रयोग है कि बायोगैस उत्पादन कीजिए यानी कि बायोगैस प्रोडक्शन कीजिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि जैविक अपशिष्ट से स्वच्छ ऊर्जा बनाया जाता है, साथ ही साथ प्रदूषण में भी कमी की जाती है। सातवां पॉइंट हो जाएगा आपका जैव खनन यानी कि बायो माइनिंग यानी कि बायो लीचिंग। इसमें बोला जा रहा है कि आपका सूक्ष्म जीवों की सहायता से खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है और ये आपका पर्यावरणीय क्षति को भी क्या करती है, धीरे धीरे ये कम करती है। आठवां इसका अनुप्रयोग हो जाएगा जैव संकेतक यानी कि बायो इंडिकेटर्स, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी करना और जल और वायु की गुणवत्ता का क्या करना, आकलन करना, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो
बायोटेक्नोलॉजी का यूज वातावरणीय संरक्षण में क्या है क्या नहीं है वो भी हम लोग देख चुके हैं। जैव प्रौद्योगिकी का यूज कृषि के फील्ड में क्या है। जैव प्रौद्योगिकी का जो यूज है वो एनिमल ब्रीडिंग में कैसे होता है, और जैव प्रौद्योगिकी का जो यूज है वो आपका फार्मास्यूटिकल्स में कैसे होता है, और जैव प्रौद्योगिकी का जो यूज है वो आपका इन्वायरमेंटल या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में कैसे होता है, वो सभी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आप देखेंगे कि जो आपका जैव प्रौद्योगिकी का जब आप हस्तक्षेप करोगे तो इससे कुछ संभावित प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, यानी कि इसका जो है आपका कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट कि आपका जैव विविधता में कमी आ जाएगा, दूसरा है आपका पर्यावरणीय जोखिम हो जाएगा, तीसरा है मानव स्वास्थ्य पर संभावित खतरे उत्पन्न होते हैं, कीट और जो आपका खरपतवार है इसमें प्रतिरोध क्षमता का जो है वो विकास होता है। इसके अलावा जैव सुरक्षा संबंधी खतरे आते हैं, नैतिक और धार्मिक प्रश्न भी उठते हैं, और आपका आर्थिक असमानता और आपका जो कॉरपोरेट नियंत्रण है इसमें जो है वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संसाधनों का जो है वो आपका ह्रास होता है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं देखने को मिलती है। जैव आतंकवाद यानी कि बायो टेररिज्म का ये सभी का जो है वो खतरा होता है। फिर लास्ट में आपको समाधान और जो भी आपका सावधानियां हैं उसको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। इन सभी पॉइंट को आप थोड़ा बहुत एलिब्रेट कर सकते हो, जैसे कि जैव विविधता में कमी कैसे होगा कि जीएम फसलों के व्यापक उपयोग से पारंपरिक देसी किस्मों का जो है वो लुप्त होना, आनुवांशिक विविधता में कमी होना, एक जैसी किस्मों पर निर्भरता बढ़ने से पारिस्थितिकी तंत्र की जो है वो स्थिरता प्रभावित होती है, स्थानीय बीजों और जो भी जैव संसाधन है इन सभी का ह्रास होगा। ये सभी हम लोग पॉइंट आगे देखेंगे जब आप जैव प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से जो भी उनका प्रभावित परिणाम होगा उन परिणामों को जब आप डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग ये देख लेंगे। ये केवल यहाँ पे अभी आपको ना कीवर्ड बताया जा रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का यूज जब आप कृषि के फील्ड में करोगे तो उसको आप किस किस डायमेंशन में लिख सकते हो आंसर को, तो उसमें आप 5-6 को कीवर्ड याद रखिएगा ना, मतलब कि कीवर्ड नहीं, मतलब समझिए कि छोटे छोटे टॉपिक याद रखिएगा, उसी को ही इलिबरेट करके आप लिख सकते हो। तो ये था आपका जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का अलग अलग जो क्षेत्र में जो इसका जो यूज है वो हम लोग देखें। ठीक है, और जो इसका यूज है, यूज से संबंधित जो भी आपका मतलब कि कीवर्ड्स था वही हम लोग कीवर्ड्स को यहाँ पे देखे हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल से जो चर्चा है वो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।